कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज बात होगी जो सवाल इस वक्त सबकी जुबान पर है, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या ईरान में तख्ता पलट होने जा रहा है? खेमनेई के लिए कि आज की रात बेहद भारी होने वाली है, क्योंकि 13 दिन से चल रहे प्रदर्शन इस वक्त बेहद उग्र हो चले हैं। 10 लाख प्रदर्शनकारी इस वक्त ईरान की सड़कों पर हैं। 111 शहर गुस्से की आग में जल रहे हैं। ईरान के 31 में से 30 सूबों में हालात इस वक्त काबू से बाहर हो चुके हैं। खेमनेई को मौत, रजा शाह जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हो, ये नारे गूंज रहे हैं ईरान की सड़कों पर। मिलिट्री लीडर सुलेमानी के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया, उनके मेमोरियल को जला दिया गया। ईरान के मशाद शहर, जो खेमनेई का शहर है, धार्मिक पहचान है, वहां इस्लामिक रिपब्लिक के झंडे उतारे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है पूरी दुनिया में कि आप खेमनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या आप खेमनेई के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है? खेमनेई सामने आएंगे और डटकर लड़ेंगे या फिर किसी सेफ हेवन में भाग जाएंगे, जैसे कि अटकलें भी लग रही हैं? क्या ईरान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट का अंत होगा और अमेरिका की पसंद की पपेट सरकार बनेगी? और अमेरिका का इतना ज्यादा इंटरेस्ट ईरान के सिर्फ तेल में है या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो ईरान की है वो भी ट्रंप की नीयत को डोल रही है? मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलेगी और ईरान के तेल पर कैसे होगा खेल? ट्रंप के ऑर्डर पर सीधे काम करने वाली डेल्टा फोर्स को क्यों ईरान इराक बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, तेहरान से 400 किलोमीटर की दूरी पर? ट्रंप का एक आदेश है और डेल्टा कमांडोज तेहरान में होंगे। क्या ट्रंप खेमनेई के खिलाफ वेनेजुएला के मादुरो जैसे एक्शन कर पाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों को हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रविंद्र सचदेव जी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो क्या आप खेमनेई का अंत, बस ये है कि टाइम कब होगा, आज होगा, कल होगा, हफ्ते भर बाद होगा, लेकिन अंत तो तय है? चांस दिखता है, चांस बढ़ गया है कि खामनेई या कई बेसिकली खामनेई क्या, ये जो इनका पूरा सिस्टम है ईरान में, जो सुप्रीम काउंसिल है इनकी और सुप्रीम रिलीजियस लीडर है, इनकी पकड़ देश के अंदर इस समय बहुत डिससेटिस्फैक्शन है इस रजीम के खिलाफ। तो चांस बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है कि कुछ वक्त में, अब डिपेंड करेगा कि क्या क्या होगा इस वक्त में, जिसके चलते चांस बढ़ता जाएगा और सत्ता पलट होगी। मेन चीज़ है कि खामनेई जो है ये ईरान का स्पिरिचुअल लीडर भी है, पॉलिटिकल भी है और मिलिट्री भी है। इनका जो पूरा रेवोल्यूशनरी गार्ड बनाया हुआ है, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, जब रेवोल्यूशन हुआ था, बाय द वे खामनेई 40 साल की उम्र में ईरान का प्रेसिडेंट बना था। खोमेनी 79 में जो रेवोल्यूशन में आया, उसके 1 साल बाद इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। चाहे कि उस समय ये यंग था, इतनी पावर नहीं थी, और इरानियन सिस्टम में पावर प्रेसिडेंट के पास होती नहीं, जो है सुप्रीम लीडर पे होती है। बट वो 10 साल जो इसने काम किया एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उस समय ईरान इराक जंग भी हुई थी, इसको काफ़ी नट्स एंड बोल्ट पूरे सिस्टम के समझ आ गए थे पावर्स के। और 89 में जब खोमेनी की डेथ हुई तो ये बना। तो पिछले 45 सालों से ये नर्व सेंटर में बैठा हुआ है। फिलहाल ये हो रहा है ईरान में, जो दिखता है सबसे अहम जो चीज़ है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, सैंक्शंस का असर पड़ा है। अमेरिका ने जितने लंबे टाइम से सैंक्शंस लगाई हुई है ईरान पे, उसका असर पड़ा है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, करेंसी की वैल्यू गिर रही है, वो पहले भी होती थी, चलती रहती थी, बट और एट द सेम टाइम पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी है। उसके अलावा याद रखिए ईरान के अंदर खुद इंसर्जेंसीज हैं। ऊपर नॉर्थ में इनका कुर्द वाला एरिया, वहाँ पे कुर्दिश है, साउथ में बलोच है, ओके, पाकिस्तान से बॉर्डर में। अभी आप जैसे कह रही थी कि अगर खबर है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स इराक ईरान बॉर्डर पे बैठी है, आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि डेल्टा फोर्स मुनीर ने यहाँ भी बिठवा दी हो। वो तो अमेरिका को फेवर कर रहा है ना, फेवर पर फेवर किया जा रहा है। तो डेल्टा फोर्स यहाँ पर भी बैठी हुई है, बलूचिस्तान के बॉर्डर से इनटू इरानियन बलूचिस्तान, जहाँ पर सेपरेट इंसर्जेंसी है। उन चीज़ों को लेकर के पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड रिप्रेसिव आइडियाज, हिजाब वगैरह। तो इस समय ईरान में जो माहौल हो गया है वो ये है कि होप नहीं दिखती है। जो रेजीम है इतने लंबे समय से जो चल रही है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अलग है, वो इलेक्टेड है, पर लड़ वही सकते हैं जिनको ये सुप्रीम काउंसिल अलाउ करे। पहली बात, उनकी गार्डियन काउंसिल है, तो जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है, डायरेक्ट इलेक्शन होनी है, उसमें क्लियर कट है कि कौन कॉन्टेस्ट कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आपका नाम नहीं है तो आप इलेक्शन में लड़ ही नहीं सकते।
तो वही लोग लड़ते हैं और पार्लियामेंट में आते हैं और सरकार में जो निरंकुश शासन है और जो एक मोनोटनी है इतने लंबे वक्त की, अब वो अब सब्र का बांध टूट गया है कि आप हमें रिग्रेसिव बना रहे हैं। सऊदी अरब को देखिए कहाँ जा रहा है, आप हमें रिग्रेसिव अप्रोच पे ले जा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खamenei के खिलाफ गुस्सा है जिसे अमेरिका ने अच्छे से बुनाया है, अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी। यस, ज्यादा इजराइल ने, इक्वली अमेरिका ने। और इजराइल डेफिनेटली अमेरिका को उकसाता है, एनकरेज करता है, उसे परसुएड करता है कि क्यों ईरान को एक तरह से न्यूट्रलाइज करना। और इजराइल का डर ये है, खतरा ये है, वो कहता है कि क्योंकि जानी दुश्मन है कहने को ये दोनों, राइट, वो कहता है कि इसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये तो मेरे खात्मा करने पे आ जाएगा। इजराइल को सबसे बड़ा डर वो है। उस डर के चलते इजराइल ईरान के खिलाफ सारी साजिशें भी करता है, मोसाद के लोग ऑन द ग्राउंड भी हैं। आप देखिए जो तेहरान में इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं, ईरान कितने मारे गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अभी हानिया को मार दिया गया वहाँ VIP मीटिंग में ही। कैसे? क्योंकि मोसाद ने अंदर जाके ईरान के अंदर लोगों को खरीद लिया है जो उसके लिए स्पाइंग करते हैं, इनसाइडर्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? या तो वो पॉलिटिकली अपोज्ड हैं इस रजीम के, या वो रजीम की सरकार में ही हैं बट वो पैसे से बिक गए हैं। पर जो भी बात है, एजेंट्स हैं ऑन द ग्राउंड इनसाइड ईरान। तो कंडीशंस ऐसी बन चुकी हैं ईरान में, एक तरह की राइप कॉकटेल हो गई है जी। जस्ट 2 क्विक पॉइंट मैं कहूंगा जी। एक बड़ा झटका इस रजीम को लगा जब इजराइल का अटैक हुआ और अमेरिका का अटैक हुआ, जो 12 दिन की वॉर कुछ महीने पहले हुई। क्योंकि रजीम का सारा ये कहना था कि हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं डिफेंस में, ये वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। इन्होंने अपने हिजबुल्ला बनाए हुए, हूती बनाए हुए, वो सब पिट गए बुरी तरह से। और जो इतना बड़ा अटैक हुआ, इससे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इत्यादि और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। उसको देखते हुए लोगों में ये आया कि ये रजीम हमें बचा भी नहीं पा रही है, जो ये कह रही थी कि हम ये सारा जो कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा तो है, और अपने यहाँ पे अब लोगों का, जैसे कहें, लोगों के गुस्से को, जैसा कि हमने बार बार कह रहे हैं कि बाहर की ताकतें, यानी कि अमेरिका और इजराइल का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और अमेरिका भी चाहता है कि भाई वहां पर उसकी पपेट गवर्नमेंट जो है, जो क्राउन प्रिंस के बेटे हैं, वो वापस आए। यही वो चाहते हैं, रजा शाह पहलवी। प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रोफेसर जोशी, मतलब अब खamenei का तख्ता पलट तो लग रहा है कि बस, जैसे कहते हैं ना, वक्त कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी, बस उसी का इंतजार बाकी रह गया है। लेकिन खamenei अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? लड़कर जाएंगे या भाग जाएंगे? हाँ, ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है पिनाज। लेकिन मैं आपको पहले तो इस बिंदु से चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ कि हम जो बार बार कंपेयर कर रहे हैं वेनेजुएला और ईरान की स्थितियों को, और हम जो बार बार सोच रहे हैं, या कई एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप इज behind this entire unrest in Iran, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ईरान में जो कुछ भी अनरेस्ट हम देख रहे हैं, वहाँ की जेनजी महिलाएं, वहाँ के मर्चेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सड़कों पर हैं, वो ईरान की अपनी जो वहाँ पर एक बहुत ही कट्टरपंथी इस्लामी सरकार और वैल्यूज हैं, उससे तंग आकर के वे सड़कों पर हैं। एक नेचुरल रीजन है, कई वर्षों से अनरेस्ट चल रहा है, फेजेस में चल रहा है। आपको महसा अमीनी का केस याद होगा सितंबर 2022 से 23 तक, जिस तरह से वहां पर महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ आंदोलन किया, और उसमें महसा अमीनी की किस तरह से बहुत ही ब्रूटल तरीके से पुलिस कस्टडी में हत्या की गई, ये पूरी दुनिया जानती है। तो अब ये स्थिति बनी है कि ये तमाम जो अलग अलग तबके के, कैटेगरी के, अलग अलग जो क्लासेस से आने वाले लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं, वो एक होकर के सड़कों पर हैं। तो 78-79 के बाद से हमने जो ये इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन देखा था ईरान में, जिसके बाद शाह को हटा करके थियोक्रेटिक इस्लामिक गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, उसके बाद जिस तरह से यहां पर कट्टरपंथी इस्लामिक वैल्यूज की वजह से एक जो 2500 साल का पर्शियन किंगडम था, ईरान की जो कल्चरल वैल्यूज है, यहां पर जिस तरह के एथनिसिटी के लोग रहते हैं, मैं कुर्दिश कल्चर का यहां पर हवाला देना चाहूंगी, वो इन कट्टरपंथी जिहादी इस्लामी कल्चरल वैल्यूज के साथ नहीं जीना चाहते हैं। तो वहां की जो मनसा वाचा कर्मणा में वो एक रिवोल्ट वाली स्थिति आ गई है। अब ट्रंप के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है टॉपल कराने के लिए, पर यहां एक प्रश्न मैं ये उठाना चाहती हूं कि इस शिया देश का डर दिखा दिखा के ट्रंप जितने भी सुन्नी इस्लामिक देश हैं उनको अपने हथियार बेचते हैं। तो यदि यहां पर अपनी सरकार बनवा दी, तख्ता पलट करवा दिया, अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठवा दी, तो ईरान का जो डर है वो बाकी के जो सुन्नी इस्लामिक नेशन है, क्या वो बचेगा? दूसरा, जो ईरान जिन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, यदि यहां गवर्नमेंट टॉपल कर दी जाती है तो इस पर भी असर पड़ेगा। फिर इसकी वजह से जो रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और फिर जो बाकी के सुन्नी इस्लामिक नेशंस के साथ में ईरान की अभी जो वर्तमान स्थिति है,
उसमें फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो हम हर चीज एक जस्ट अज्यूम करके नहीं कह सकते पिनाज। ईरान में तख्ता पलट के अपने फायदे हैं, लेकिन मैं आपको नुकसान भी गिना रही हूं। तो मेरा ये मानना है कि यहां जो कुछ हो रहा है ना, एक नेचुरल रीजन के साथ हो रहा है, और यही कारण है कि जो ये सुप्रीम इस्लामिक लीडर है ये जाएंगे जरूर, क्योंकि जनता जब सड़कों पर उतरती है, इस पैमाने पर उतरती है कि 111 से ज्यादा शहरों में अभी आंदोलन चल रहा है, तो फिर सरकार तो तख्ता पलट तो होता है। 31 में से 30 सूबे जो हैं इस वक्त आंदोलन की आग में जल रहे हैं। आप सुलेमानी मेमोरियल को आग के हवाले कर रहे हैं, आप इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा उतार रहे हैं, वो भी मशाद में जहां खेमनेई खुद हैं। तो मतलब आप सोच के देखिए ना, तो वहां पर जो आपका एक तरह से सिंबोलिज्म है आपके रिलीजियस कल्चर तमाम चीजों का, तो कहीं ना कहीं आप कुछ तो ऐसा है जो जनता के दिल में इस वक्त आग बनकर धधक रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, अरशद जैदी हमारे साथ ईरान अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, 15 साल तेहरान में आप रहे हैं। अरशद, आप वहाँ के लोगों का मिजाज, वहाँ की सरकार, तमाम चीज़ों को बेहतरी से समझ पा रहे होंगे। मतलब खेमनेई के खिलाफ इस कदर गुस्सा कि अपने ही आवाम के यहाँ आप फ़ोन काट दें, बिजली काट दें, इंटरनेट बंद कर दें, गोलियाँ चलवा दें, ये आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। बीती रात यही सब कुछ हुआ है और यही तस्वीरें आई हैं ईरान से। कोई भी शहर का नाम पढ़ लीजिए, आग ही आग लगी हुई है। देखिए, मैं आपको ईरान की जो स्थिति है, एक्चुअल स्थिति, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि इस तरह का पैटर्न जो एक चला है ईरान में, वो हमें 2009 में भी देखने को मिला था, 19 में भी, 22 में भी, और फिर अभी जब इसराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलके ईरान के ऊपर हमला किया, उस दरमियान भी यही पैटर्न देखने को मिला। होता क्या है मैडम कि जो एक्चुअल पोजीशन है ईरान की, वो दुनिया के सामने नहीं आ पाती है। और जो चीज़ ठीक है, प्रोटेस्ट हैं, चूँकि ईरान पिछले 46 साल से अमेरिका की उस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है जो पूरे रीजन में कायम है, यानी सबको उसने दबाया है, सबको अपना अलाइज यानी बनना पड़ा लोगों को। लेकिन ईरान उस तरफ नहीं गया, और ईरान जब से ये रिवोल्यूशन आया 1979 से, ईरान उस अमेरिका की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक कील के तरीके से वहाँ जमा हुआ है, और उसके एंटी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, उसके खिलाफ काम करता है। ये सब जानते हैं। तख्ता होते के साथ ही उस रीजन में मेरे ख्याल से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट खत्म ही हो जाएगा। देखिए, तख्ता पलट की पहले भी बातें हुई हैं, पहले भी इस तरह के सारे सिनेरियो वेस्टर्न मीडिया ने एजेंडा सेट किए हैं, लेकिन हकीकत को इसलिए नहीं आ पाती कि जो वेस्टर्न मीडिया का एक नैरेटिव है वो सेट हो चुका होता है। और वो लोग अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मशहद के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग सड़कों पे अपने निज़ाम और अपने सिस्टम, और जिस अली खामनेई की बात हो रही है उनके हक में निकले हुए हैं। आप 2000 या 4000, ईरान की आबादी 8 करोड़ है, 8 करोड़ के अंदर अगर 8000 लोग, 8 लाख लोग भी निकल आते हैं, और वो जो हिमायत करते हैं, वो जो सपोर्टर्स हैं, लाजमी है ना सर। देखिए, नहीं का अपना शहर है, अगर वहां नहीं निकलेंगे तो कहां निकलेंगे? मतलब मशाद में तो निकलना मेरे ख्याल से प्रोफेसर अंशु, देखिए क्या होता है, अगर आप डिनाई कर रहे हैं जो तस्वीरें, मतलब आप ये कह रहे हैं जो तस्वीरें तेहरान से ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं है कि अली खामनेई ईरान छोड़ के भाग जाएं, या वहां पे रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन के खिलाफ एक सत्ता पलट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये पैटर्न वही है जो मीडिया ने अभी 6 महीने पहले चलाया था, जून के महीने में चलाया था, फिर उसी पैटर्न पे आगे बढ़ रही है। होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, शुरुआत ऐसे होती है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान लेती हूँ, एक व्यू पॉइंट ये है, बिल्कुल हम समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर वाकई में कुछ भी नहीं है तो वहाँ के राष्ट्रपति आके पहले तो कहते हैं डिनाइल मोड में रहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाहर की ताकतें, फिर कहते हैं नहीं गलती हमारी है, प्रोटेस्ट है, नहीं गलती हमारी है, हम मान रहे हैं। पहले तो आप कह रहे थे डिनाइल मोड में थे, फिर उसके बाद आप एक्सेप्टेंस पे आते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप फोन बंद कर देते हैं, बिजली काट देते हैं, ठीक है, इंटरनेट बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं है ना, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो इस हवाले से मैं बताता हूँ, अभी आज ईरान के सुप्रीम लीडर की तकरीर हुई है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर की अभी तकरीर हुई है कुछ देर पहले, 2-3 घंटे पहले, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक हुई है। अगर इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ उनको छोड़ के भागना है और एक सत्ता पलट की लहर है,
तो अपने शेड्यूल के मुताबिक वो मीडिया तो ये भी चला रही है कि वो बंकर में छुपे हुए हैं, वो तो सामने आ रहे हैं, सबके सामने आके तकरीर कर रहे हैं। पहले भी इस तरह की खबरें वेस्टर्न मीडिया ने चलाई थी कि वो बंकर में हैं, बाहर नहीं निकल, वो मैदान में आके नमाज पढ़ाते हैं, जनता उनके पीछे उनके लिए नारे लगाती है। तो सर मैडम वो पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए कि जो वहाँ की कई करोड़ जनता की जो सिंपैथी उनके साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ चंद एक लोग उनके खिलाफ सड़कों पर आकर सत्ता नहीं पलटी जाती। किसी भी वजह से प्रोटेस्ट होना चाहिए। अली खामनेई खुद प्रोटेस्टर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग जो वाकई वहाँ की इकोनॉमी की वजह से, वहाँ की महंगाई की वजह से, वहाँ की गिरती हुई करेंसी की वजह से सड़कों पर थे। अली खामनेई का आप वो पढ़िए, सारा उनका जो बयान है परसों उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि मैं प्रोटेस्टर के साथ हूँ। लेकिन वो लोग जो गोली चला रहे हैं सड़कों पर, वो लोग जो बैंक के लूटने की बात कर रहे हैं, या इस अपने प्रोटेस्ट को दंगे में बदल रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। उन्होंने ये बोला है कि मैं साथ हूँ उन बाजारियों के, जो बाजारी, जो बिजनेसमैन करेंसी की वजह से परेशान है या बाजार में महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई है, ये मैं भी आपके सामने कह देता हूँ, जितना मैं जानता हूँ ईरान के अंदर महंगाई है, सब कुछ है। लेकिन ईरान वो देश है कि जो अमेरिका की कॉलोनियल पॉलिसी के खिलाफ पिछले 40 साल से लड़ रहा है। अब जब आप लड़ रहे हैं और जंग के मूड में हैं, जब ये जो 12 दिन की जंग ईरान के ऊपर थोपी गई थी, उसके बाद कोई सीज फायर नहीं हुआ है। ईरान हमेशा उसी वक्त से जंग के मूड में है। जंग है, अमेरिका अपनी कोशिशें कर रहा है, इसराइल की जो एजेंसीज हैं वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, प्लस जो अमेरिकन अलाइज तो आप हैं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है, ये छोटी मोटी तस्वीरें सत्ता आ नहीं रही पलटने वाली है। आबाद चौक हो, सत्ता नहीं तेहरान पलटने वाली का है। तेहरान में, मतलब अगर हम बात करें, मतलब तेहरान में आबाद चौक की बात करें, रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के जो खिलाफ तमाम तस्वीरें आ रही हैं, उसके अलावा नरमक चौक से तस्वीरें आई हैं, ज्यादातर मसाद से चौक एआई आई से हैं। क्रिएटेड है। अच्छा, एआई से क्रिएटेड है ज्यादातर मतलब जो 45 लोग मर गए वो भी एआई से क्रिएटेड थे। देखिए, मरना, मैं ये नहीं कहता, मैं डिनाई उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि होता है किस देश में। इस बार तेल अवीव में जानती हैं कितने लोग सड़कों पर हैं? पूरी रात तेल अवीव में कितने करोड़ लोग, लाखों लोग सड़कों पर हैं। पिछले 2 साल में कितनी बार तेल अवीव की सड़कों को वहाँ के आम लोगों ने भरा हुआ है। अमेरिका के कितने शहरों में इस वक्त प्रोटेस्ट है एक लेडी को मारने के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पलट जाएगी, ट्रंप चले जाएंगे। ठीक है, वो एक एतराज है कुछ पॉलिसीज को लेके, उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि सत्ता पलट रही है। इस तरह का हवा बनानी कि सत्ता ईरान में पलट रही है, अली खामनेई ईरान छोड़, अली खामनेई वो लीडर है उस क्षेत्र का कि जिसने 8 साल वर्दी पहनकर फ्रंटलाइन पर लड़ाई लड़ी है। हमारे दूसरे पैनलिस्ट से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है अंशु जी, जो बात आप कह रहे हैं कि मतलब ठीक है प्रोटेस्ट है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, खामनेई की सरकार सेफ है? अब ये तो अभी बहुत जल्द आगे आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि 111 से ज्यादा शहरों में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और जो खामेनेई के अपने इलाके हैं, जो बिल्कुल बहुत कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट कल्चर को फॉलो करने वाले इलाके हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और हम इसको सिर्फ व्यापारियों से जुड़ा हुआ प्रोटेस्ट ना समझे। मैं फिर इस बात पर आऊंगी, इसमें महिलाएं भी शामिल है, इसमें जेन जी भी शामिल है। इन्फ्लेशन इस समय ऑल टाइम हाई है ईरान में, 40% इन्फ्लेशन है। रियाल की अभी ऑल टाइम लो वैल्यू बनी हुई है। और ये सब जो भाई अमेरिका और ईरान के हवाले से बात कर रहे थे, मैं आपको ये बताऊं कि इस इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन के पहले ईरान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में। लेकिन ये सत्ता परिवर्तन जब 78 और 79 की क्रांति के बाद हुआ, जब एक इस्लामिस्ट नेशन बन गया, कट्टरपंथी देश बना ईरान, तो इसके बाद अमेरिका के साथ लगातार संबंध खराब हुए। और अभी जो एक तरफ इजराइल के साथ इंगेज हुआ, एक तरफ ईरान के साथ इंगेज हुआ, वेस्टर्न नेशंस के साथ संबंध लगातार खराब होते चले गए। तो ईरान की बाहरी तौर पर भी हम देखें स्थितियां खराब है, और आंतरिक तौर पर तो स्थितियां खराब ही हैं। तो ऐसे देश ना पिनास फिर वल्नरेबल होते हैं। जो कुछ हमने वेनेजुएला में यूएस की तरफ से होते हुए देखा, वो मुझे लगता है कि ईरान की जनता करना चाहती है और इसीलिए सड़कों पर है। तो हम डिनायल मोड में नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब जो वेनेजुएला में हुआ ठीक उसी अंदाज में नहीं होगा, लेकिन जनता खुद ऐसे हालात पैदा कर देगी। आपको लगता है उसे सपोर्ट अमेरिका का जरूर होगा? भाई ट्रंप की जो दिलचस्पी है, जाहिर सी बात है ईरान अकेला खड़ा है उस पूरे रीजन में जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को बिल्कुल बुलंद करता है, झुकता नहीं है, चाहे वो इजराइल ईरान की वॉर भी क्यों ना। उस वक्त भी ट्रंप आए बीच बचाव करने के लिए, लेकिन झुका नहीं ईरान।
तो ट्रंप के लिए एक ईगो इशू भी है, और ट्रंप ने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया इंटरव्यू में, भाई को मैं इंटरनेशनल लॉ वॉ नहीं मानता हूँ, जो मेरा मनाएगा वो करूंगा मैं। और उन्होंने कह भी दिया कि अब की बार मारोगे, फोर्सेस भेज ही दिए मिडिल ईस्ट। तो ईरान से क्या क्या चाह रहे हैं वो, तेल के अलावा क्या नजर है ट्रंप की? ईरान से काफी चीजें चाह रहे हैं, बट मोटा मोटा तेल भी अलग रखिए। सबसे पहले वो ईरान से चाह रहे हैं उसके बिहेवियर में बदलाव की, और खासकर टुवर्ड्स इजराइल एंड टुवर्ड्स अमेरिका। वन, सेकेंडली उसी के पैरेलल में न्यूक्लियर डील, कि ईरान ये पक्का कर दे कि मैं न्यूक्लियर वेपन की तरफ नहीं जाऊंगा, एनरिचमेंट बंद करूंगा। आई थिंक मोटा मोटा ये दो हैं। तेल अमेरिका चाह रहा है, बट आई थिंक अमेरिका अब वेनेजुएला को अपनी कॉलोनी अगर बना लेगा तो इस पूरी सेंचुरी में 100 साल में अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल होगा। ठीक है, वो अलग टाइप का तेल है, वो थोड़ा थिक तेल है, हैवी क्रूड एंड ऑल, बट ईरान का तेल एक फैक्टर है, नो डाउट। बट आई थिंक इस समय उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यू आर सो वेरी राइट। जहां ईरान बैठता है, यहां से अगर तेल पे भी वापस आ जाए, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है, यहां से करीब दुनिया का 20% फिलहाल जो ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूस होकर निकलता है, यहां से निकलता है, इराक का भी, सऊदी का भी, कुवैत का भी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बॉटलनेक है। एज वेल एज ईरान जहां बैठा है, यहां से आप ऊपर रशिया की तरफ एक्सेस, सेंट्रल एशिया की तरफ एक्सेस, लैंड एक्सेस। इनफैक्ट भारत के लिए हम जो चाबार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी रुकी पड़ी है, हम जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे हैं, पार्टनर हैं हम, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। रशिया को भी फायदा उसका। देखिए, रशिया के पास इस समय ओशन एक्सेस, ऊपर नॉर्थ सी में वो ठंडी सीज है, ब्लैक सी में है, पर ब्लैक सी भी नैरो हो जाता है, टर्की उसके बॉटलनेक पे बैठा है, राइट। व्लादिवोस्तोक ईस्ट में चलिए माने, बट यहाँ पे ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वाला, ये जो सा भी सी गल्फ कहेंगे, पर्शियन गल्फ है, ये बहुत अच्छा एक्सेस है रशिया के लिए। तो ज्योग्राफिकली बहुत ही वेल लोकेटेड है। आई मीन वेल क्या लोकेटेड, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये है। नाउ अमेरिका अभी जो होगा, हो सकता है, जैसे वल्नरेबिलिटी है देश के अंदर, डिससैटिस्फैक्शन, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आज सत्ता गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, बट लोगों को होप नहीं दिख रही है, जो समझ आ रहा है। देखिए, आप वहां थे, आपको बेहतर आइडिया होगा, पर हमें जो दिख रहा है ना, टोटली एग्री कि वेस्टर्न मीडिया की बहुत फीड्स हैं, एग्जैजरेट भी करता है, हो सकता है, राइट। बट जो दिख रहा है कि लोगों के पास होप चली गई है। ये जो रेजीम है, जो भी चेंज जैसे 4 साल पहले भी हुआ था, और ये राइट है, 2009 से इस तरह की प्रोटेस्ट होती आई हैं, पर बढ़ती गई हैं। ओके, अब की बार वाली जो है ये अलग है पिछली वालों से, राइट। तो ये मैं इनको ऐसे नहीं देखूंगा जैसे इंटेंसिफाई हो रही है, मतलब, और अलग रूप की है। तो लोगों को होप नहीं दिखती है कि रेजिम क्या बदलाव करेगी, क्या मेरे चीज को चेंज करेगी मेरी लाइफस्टाइल के लिए। दैट्स वन। सेकेंडली, इस समय अमेरिका लॉक्ड एंड रेडी है, तो आने वाले वक्त में, मानो कुछ दिनों में अगर होता है अमेरिका 2-4 बॉम्बिंग और कर दे, इजराइल और कर दे, तब इस रेजिम की हालत और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो अमेरिका शायद फिलहाल अभी मैं भी डायरेक्टली खामने को नहीं, अगर अमेरिका इंटरवीन करे तो शायद आवाम और ज्यादा नाराज भी हो सकती है। भाई ठीक है, आपकी अपनी क्योंकि जब ईरान इजराइल का संघर्ष हुआ था, तब यही आवाम चुपचाप बैठा हुआ था, खिमनेई के साथ खड़ा हुआ था, सरकार के साथ एब्सोल्युटली राइट। मैं एक क्विक पॉइंट इसमें, एब्सोल्युटली राइट। जब देखिए अटैक होता है, यू राइट, उस समय तो लोग देश नेशनल स्पिरिट में आ जाते हैं अटैकर के खिलाफ, राइट। बट जब वो जंग खत्म हुई, तब देश अपना अंदरूनी हाल देखते हैं लोग, और उस अंदरूनी हाल से लोग डिससैटिस्फाइड हैं। तो अगर अगला अटैक होगा ट्रंप का, ठीक है, ट्रंप के खिलाफ मुर्दाबाद मारो करेंगे, बट उसके बाद असलियत देखेंगे ना, देश और इंफ्रास्ट्रक्चर गया, बिजली के पावर प्लांट्स और उड़ गए, पावर प्लांट्स वगैरह उड़ गए, इकोनॉमी जा नहीं रही है। तो वो जो सिचुएशन है वो और ज्यादा गिरेगी, खराब होगी टुवर्ड्स द करंट रेजिम, करंट ऑर्डर, जिसको लोग बदलना चाहेंगे। ठीक है जैदी साहब, जरा अब ये आप, ठीक है, आपका एक पर्सपेक्टिव है कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा हो, तमाम चीजें हैं, लेकिन रजा शाह पहलवी साहब लगातार अमेरिका के इशारे पर ही कह लीजिए कि लगातार जेनजी को उसका सपोर्ट मांग रहे हैं, उसको कह रहे हैं अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए, हुकूक के लिए। और जेनजी ने क्या किया बांग्लादेश में, नेपाल में, ये हमने देखा है, सबने देखा। और जेनजी को वो कह रहे हैं, जेनजी नहीं, ये वी है, वी फॉर विक्ट्री। तो आपको लगता है क्या ये जनरेशन एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इसकी एस्पिरेशंस हैं, इसकी अपनी लिबर्टीज ये चाहती है? देखिए, ईरान की जनता के अंदर जिस तरह का प्रेम मैंने खुद वहाँ के सुप्रीम लीडर के लिए देखा है, और वहाँ की जो जनता है वो ठीक है, चूँकि देखिए खामनेई, इमाम खामनेई जो हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर, वो सारी इकोनॉमी और तमाम चीज़ें ईरान में उनके हाथ में नहीं होती हैं।
बहुत सारी चीजें हैं कि खेमनेई जो से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन भाई मुझे हिजाब से आज़ादी चाहिए थी, मुझे और तरह की देखिए freedoms हिजाब चाहिए, से आज़ादी ठीक है, उसमें मैं 10% लोग हो सकते हैं मैं 10 कि उनको हिजाब से आज़ादी चाहिए। ऐसी जनजी की एस्पिरेशंस हैं भाई, जिस तरह से वो दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को देख रहे हैं कि वो अपने पुराने जो तौर तरीके हैं उनको छोड़ के हुए आगे प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ रहे हैं दुनिया के साथ। तो मे बी भाई 1979 में हमने जिस ईरान को उससे पहले ईरानी देखा कौम है, अपने को प्रोग्रेसिव मानती है आज भी। हाँ, यानी तो वो लोग ईरान की जो प्रोग्रेसिव तस्वीरें हैं थी ऑलरेडी। कि, जिस तरह की महिलाओं की तस्वीरें आती थी, वो उसी हिजाब के साथ अपने को प्रोग्रेसिव मानते हैं। वो हिजाब को प्रोग्रेसिवनेस के खिलाफ नहीं समझते हैं। वो आंदोलन हुआ था, देखिए आंदोलन हुआ है इस वक्त जो आंदोलन है, जैसे सर ने बात की है, इस वक्त का आंदोलन उन तमाम आंदोलनों के से कमजोर है जो इससे पहले हुआ। कमजोर नहीं कहा उन्होंने सर, सुनिए जरा ध्यान से। नहीं सर ने कहा कि अलग है। मैं कह रहा हूँ इतने लोग, जितने लोग उस वक्त निकले थे, जिस वक्त जिस तरह से लोग उस महसा अमीनी वाले प्रोटेस्ट में निकले थे, इतने नहीं है सड़कों पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कम है? उससे बहुत कम है। मेन मेजर जो सिटीज हैं उनके अंदर उस तरह के हालात अच्छा खराब सर, नहीं। एक चीज बताइए, मतलब मशाद शहर में इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा उतार दिया जाता है ना? खेमनेई साहब का शहर है मतलब, और वो जाना जाता है अपने धार्मिक बिल्कुल सोच के लिए, है ना, परंपरा के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, जिसके लिए खेमनेई साहब खुद जाने जाते हैं, वहां के सुप्रीम लीडर। अगर वहां ये हो जाता है देखिए, तो ये नॉर्मल है? जी देखिए, वहाँ जहाँ झंडा जल रहा है, जहाँ पर पुलिस को मारा जा रहा है, वहीं पे आप उस तस्वीर को भी देखिए कि जो उस झंडा जलने के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर हैं, वो नहीं देख रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये एक पर्सपेक्टिव, एक नैरेटिव ठीक है। वो दूसरा जो उसकी हिमायत हो रही है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना एक जो अमेरिका चाहता है, जो अमेरिका चाहता है इस देश में करना, हम चाहते हैं, हम ये उस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं कि ऐसे ही कहानी आगे बढ़ रही है जैसे उसने लिखी है। में भी लोग हैं, ठीक है, खेमनेई के सपोर्ट में भी अच्छे खासे लोग होंगे निश्चित तौर पर, इतने सालों से, दशकों से वो राज कर रहे हैं वहां पे। लेकिन सवाल ये भी है ना कि वहां का यूथ जो है, अगर मशाद शहर में जाके, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, भले ही उनके सपोर्ट में 1 लाख हो, अगर आप उस शहर में जाके भी विद्रोह की आग लगाने में कामयाब हो रहे हैं और वहां से भी विद्रोह की आग अगर उठ रही है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है ना सर। देखिए गड़बड़, मैं कब मना कर रहा हूं कि Aspirations तो गड़बड़ है ना नहीं यूथ है, की, आप कह लेकिन रहे थे है इस ही नहीं गड़बड़ यूथ की। को आप सत्ता के पलटने की तरफ लेके जाएं, जैसे इच्छा है अमेरिका की, जैसे इच्छा है इसराइल की, तो ये होने वाला, मैं अपना व्यू पॉइंट रख सकता हूँ कि ऐसे ना होने वाला नहीं है। ये बहुत इस इनकलाब की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। ठीक है प्रोफेसर अंशु, आपकी नजर में खेमनेई का वहां बने रहना, अमेरिका का इंटरवेंशन, हम एक बार हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर आपसे समझें तो हमारे लिए क्या बेहतर है? It's a catch-22 situation. बिल्कुल। हाँ। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए सटली खड़ा है। हम बहुत कॉशियस और प्रेगमेटिक एक अप्रोच के साथ में, चाहे ईरान हो या फॉर दैट मैटर यूएस हो, क्योंकि जिस तरह से अभी यूएस के साथ भी हमारे रिलेशंस चल रहे हैं, बट देन इट डजंट मीन कि बिकॉज हमारे किसी देश के साथ हाल फिलहाल संबंध खराब चल रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म में किसी गलत स्टेप का या कोई अनडेमोक्रेटिक स्टेप का हम समर्थन करें। तो भारत पहली बात तो किसी भी देश के साथ किसी और दूसरे देश के खिलाफ जाकर के खड़े होने वाला देश है नहीं। तो हम अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट्स होंगे। हमारे बगल में हमने ईरान में नेपाल में देखा कि किस तरह से जेनजी सड़कों पर आई और वहां पर किस तरह से तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश में भी हमने स्थितियां देखी। हम इन तमाम देशों में एक ट्रेंड देख रहे हैं कि बाहरी कुछ शक्तियों के समर्थन से, जिसमें अमेरिका और चीन जैसे नाम प्रमुख है आज की तारीख में, सरकारें टॉपल हो रही हैं। फिर लेटेस्ट अभी हमने वेनेजुएला में देखा और इसके बाद अब हम देख रहे हैं ईरान में। अब ईरान के साथ वैसे हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, कुछ एक मुद्दों को छोड़ करके। आप देखिए चाबहार पे भी अभी हमारा जो अग्रीमेंट था वो रिन्यू हुआ है हमारा डेवलपमेंट को लेकर के, और पूरा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम आईमेक की जो बात कर रहे हैं, तो वहां पर ईरान के साथ हम एक सहयोगी की भूमिका में काम करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे कुछ इश्यूज पर जो है डिसेंट्स हैं। लेकिन अभी जो ईरान में चल रहा है, मैं फिर इस बात पे आऊंगी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ न तो सुप्रीम लीडर बात कर रहे हैं, न उनकी मांगों को हम किस तरह से उसका समाधान ढूंढा जाए या रिजॉल्व किया जाए। तो लोगों को गिरफ्तार करना, आपने 2,500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये समाधान नहीं होता, इससे प्रोटेस्ट और आगे बढ़ता है। हमारे यदि कोई प्रोटेस्ट करता है तो सरकार बात करती है, उसके समाधान पर पहुंचती है। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों की एक बानगी है, वो ईरान में दिखाई देनी बंद हो गई, वरना महसा अमीन की डेथ नहीं होती और इतने ब्रूटली डेथ नहीं होती पिनाज। तो ये जो है ना कि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसा मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है।
मैं फिर कहूंगी कि यानी जो हम आग देख तो रहे हैं, लगी जो है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आग तो लगी है। अब वो कितनी भयावह है और किस हद तक जा सकती है, इस पर अलग अलग मत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि 10 लाख लोग अगर सड़कों पर उतरे हैं और हर शहर में उतरे हैं, 31 में से 30 सूबे जल रहे हैं, तो कुछ तो वहां पर नाराजगी नहीं अच्छी खासी है। रॉबिन जी, एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क अब मैं आपसे चाहूंगी कि अमेरिका क्या वाकई में जिस तरह से ट्रंप का बड़बोलापन है कि अब किसी और को मारा या गोली चलाई तो हम वहां पर उतर जाएंगे, मैक्सिको में भी ऐसे ही धमका रहे हैं वो, है ना, और वेनेजुएला में तो करके दिखा दिया है ना, तो आपको लगता है कि ट्रंप वाकई में जो कुछ ईरान को लेकर कह रहे हैं एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ कर सकते हैं ऐसा, या फिर बस बैक एंड सपोर्ट ही चलता रहेगा पहलवी की आड़ में? नहीं, देखिए एक चीज आई थिंक हमको अब तक समझ आना चाहिए, ट्रंप जो कहता है हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, एब्सोल्युटली कह रहा हूं, ये हमारा आइडिया बनता है ओवरऑल कि ट्रंप जो कहता है नहीं उसको मजा, उसको इधर जोकर नो, ध्यान दो वो क्या कह रहा है, वो उस पर कितना करे, कब करे, वो बात अलग है। ग्रीनलैंड की बात इसने 5 साल पहले करी थी, पीछे रही, ऊपर आ गई। तो जो ये कहता है उसको ध्यान रखिए, हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो ये भी जो कह रहा है, यस ही कैन ऑर्डर, बट पॉइंट इज कि कब करेगा, और कि किसी को मारा भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आज, एक दो और कुछ की मतलब ही कैन एक्चुअली सेंड हिज टास्क फोर्स। नो हील वो अपनी वो भेजेगा, अभी तो वो अपने अभी डेल्टा भी नहीं भेजेगा, अभी तो फिर बॉम्बर भेजेगा वो, आई वुड थिंक, राइट, बट ही कुड डू। बट ये बात है कि वो कह रहे हैं कि कोई एक और डेथ हुई तो मैं आपको बॉम्ब कर दूंगा, नहीं, अभी हो रही है, डिपेंड करेगा माहौल कैसे बनता है, एंड एट सम पॉइंट यस अमेरिका वो अटैक कर सकता है। उस अटैक से ये नहीं होगा कि मतलब वो टारगेटेड किलिंग नहीं करेगा, शायद प्रॉब्ली खामनेई की, मान लो जो भी कुछ की, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगा, अगेन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, समथिंग लाइक दैट, राइट। उसके चलते जो रेजीम है इस्लामिक, फिलहाल इनकी कंडीशन और कमजोर होगी। इस समय जो रेवोल्यूशन चल रहा है, जो कहा जा रहा है, बाय द वे जेनजी जनवी आप कह रहे हैं, इसको कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी कह रहे हैं कि ये ब्रेड रेवोल्यूशन है या हंगर रेवोल्यूशन है। इतनी महंगाई है इस समय कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, ब्रेड लेने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, 1-1 किलो का नोट भर के ले जा रहे हैं और एक ब्रेड आपको मिल रही है। आपकी एक महीने की तनख्वाह इतनी है $60 की, समथिंग लाइक दैट, कि उसमें आप एक दर्जन अंडे खरीद पा रहे हो केवल इस समय। तो ये हालात हैं जो हमें समझ आ रहा है। बट आई एग्री ऑन वन मोर थिंग ऑल्सो, ये रजा पहलवी का आ रहा है, लॉन्ग लिव पहलवी एंड ऑल, ये हो सकता है ज्यादा नहीं हो, 2-4 कुछ हो, बट यस उसको वेस्टर्न मीडिया एम्पलीफाई करेगा, वो भी हम समझते हैं। सब ऑप्टो पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, आप सभी कॉफी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा में शामिल हुए हैं, तो क्लोज वॉच रखनी होगी ईरान पर, वहां के हालात पर तो नजर बनी रहेगी, लगातार हम आपके सामने भी खबर लाते रहेंगे।